Once again, good evening to all of you. Same question, factors affecting capital structure. In factor affecting capital structure, we have already completed internal factors. Now, external factors. External factors, clearly here I am writing. First one is condition of boom depression in capital market. First point, condition of boom depression in capital market. Now explanation of first point. Condition of boom depression. First of all, points. Try to learn points. Condition of boom depression in capital market. Second, present rate of interest in capital market. Cost of capital expenses for issuing securities. Legal restrictions and taxation policy. These are the five. I have taken 5 points for external factors. Now, boom. The another meaning of boom is prosperity. Prosperity. Now, first of all, explanation in Hindi. Once again, point is condition of boom depression in capital market. Boom का दूसरा मीनिंग होता है prosperity period. Prosperity period, पहले ये दो बूम और डिप्रेशन पीरियड को हम समझ लेते हैं. प्रॉस्पेरिटी पीरियड उस सिचुएशन को, उस टाइम पीरियड को बोलते हैं जब कंपनी की जो इनकम है वो बहुत हाई होती है, हाई लेवल पे होती है. और हाई लेवल पे क्यों होती है? क्योंकि मार्केट में उस प्रोडक्शन, उस गुड्स की डिमांड बहुत ज़्यादा है. गुड्स की डिमांड ज़्यादा होने की वजह से प्रोडक्शन भी ज़्यादा करना पड़ता है. मतलब प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है. प्रोडक्शन ज़्यादा होने की वजह से सभी लोगों को जॉब या वर्क मिल जाता है, सभी लेबर्स को या एम्प्लॉयज़ को, और उनकी इनकम भी बढ़ जाती है. मतलब और अल्टीमेटली जो प्रॉफिट है कंपनी का वो भी बढ़ जाता है. तो दैट इज़ ऑल्सो नोन एज प्रॉस्पेरिटी पीरियड. व्हेन डिमांड इज़ हाई, एज अ रिजल्ट प्रोडक्शन इज़ हाई, एज अ रिजल्ट इनकम ऑफ एम्प्लॉयज़ एज वेल एज ऑनर इज़ ऑल्सो हाई. अब अगर बूम पीरियड है, मतलब प्रॉस्पेरिटी पीरियड है, मतलब इनकम ज़्यादा है, उस कंडीशन में इट इज़ बेटर फॉर कंपनी टू इशू इक्विटी शेयर्स, ऑनर्स फंड. रीज़न क्या है? उसका क्या रीज़न है कि ऑनर्स फंड मतलब इक्विटी शेयर इशू करने चाहिए? क्योंकि जब प्रॉस्पेरिटी पीरियड होता है, वी ऑल नो कि कंपनी जो है वो पैसा कहाँ से अरेंज करती है? या तो ऑनर्स फंड मतलब इक्विटी शेयर इशू करके, या डिबेंचर से. इक्विटी शेयर में जो शेयर खरीदते हैं वो शेयर होल्डर होते हैं, मालूम है आपको. शेयर होल्डर क्या चाहते हैं कि हमें मैक्सिमम रिटर्न मिले, मैक्सिमम डिविडेंड मिले. और मैक्सिमम डिविडेंड कब मिलेगा? जब कंपनी की इनकम हाई होगी. और किस सिचुएशन में कंपनी की इनकम हाई होती है? ड्यूरिंग प्रॉस्पेरिटी पीरियड. सो ड्यूरिंग प्रॉस्पेरिटी पीरियड, बिकॉज इनकम ऑफ कंपनी इज हाई, दैट्स वाई शेयर होल्डर्स आर एक्सपेक्टिंग टू रिसीव फेयर रिटर्न. अच्छी जो रिटर्न है वो मिलने वाली है. दे आर गोइंग टू गेट फेयर रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड. अच्छा डिविडेंड मिलेगा. उस टाइम में अगर कंपनी इक्विटी शेयर इशू करती है तो मोर एंड मोर इन्वेस्टर्स आर अट्रैक्टेड टू परचेज. पहले तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स जो है वो भी खरीदेंगे, प्लस बिसाइड दिस मैनी न्यू इन्वेस्टर्स विल कम फॉरवर्ड टू परचेज शेयर्स ऑफ दिस कंपनी ड्यूरिंग प्रॉस्पेरिटी पीरियड. सो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि प्रॉस्पेरिटी पीरियड के टाइम पर इट इज़ बेटर फॉर द कंपनी टू इशू इक्विटी शेयर्स इंस्टेड ऑफ बोरोड फंड. बोरोड फंड के डिपेंड होने की बजाय उनको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अरेंज करने के लिए किस पर डिपेंड रहना चाहिए? इक्विटी शेयर पे. क्योंकि प्रॉस्पेरिटी पीरियड में इनकम ज़्यादा हो रही है, प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है, इसलिए शेयर होल्डर ये मान सकते हैं कि अगर हमने शेयर खरीदा तो हम अच्छी डिविडेंड हमें मिलेगा, अच्छा रिटर्न मिलेगा. दैट्स वाई दे विल परचेज. अगर इस कंडीशन में अगर कंपनी डिवेंचर इशू करती है तो कंपनी को कोई फ़ायदा नहीं. कंपनी को डिवेंचर इशू करने से ब्याज देना पड़ेगा. इसलिए इट इज़ बेटर दैट ड्यूरिंग प्रॉस्पेरिटी पीरियड दे शुड परचेज और दे शुड इशू मोर एंड मोर इक्विटी शेयर. नाउ डिप्रेशन पीरियड.
डिप्रेशन पीरियड भी आपको पता है, इसका अपोजिट है। ड्यूरिंग डिप्रेशन पीरियड द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट विच द कंपनी इज प्रोड्यूसिंग, जो कंपनी प्रोड्यूस करती है उस प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड बहुत कम है, और मार्केट में अगर डिमांड बहुत कम हो तो प्रोडक्शन भी आपका कम हो जाएगा फैक्ट्री में या कंपनी में, और प्रोडक्शन कम होगा तो टोटल जो इनकम है, ओवरऑल इनकम ऑफ द कंपनी, वो भी कम हो जाएगी, प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो ड्यूरिंग डिप्रेशन पीरियड अगर आप ऐसा सोचें कि हम शेयर इश्यू करते हैं, कंपनी ऐसा सोचे कि जो प्रोपोर्शन ऑफ इक्विटी शेयर है वो ज़्यादा रहना चाहिए, या हम पैसा इक्विटी शेयर इश्यू करके अरेंज करना चाहते हैं, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट शेयर मतलब इन्वेस्टर्स विल परचेज शेयर। इन्वेस्टर शेयर कब खरीदते हैं? जब उनको ये होप रहे कि दे विल गेट मोर डिविडेंड, जब उनको आवक अच्छी मिलेगी, डिविडेंड अच्छा मिलेगा। बट डिप्रेशन पीरियड में तो कंपनी की प्रॉफिट ऑलरेडी बहुत कम है, तो हाउ दे आर एबल टू पे फेयर रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड कैसे देंगे वो हमें? दैट्स वाई दे विल नॉट प्रेफर इक्विटी शेयर्स। इन्वेस्टर्स आर प्रेफरिंग टू परचेज डिवेंचर्स इन मोर क्वांटिटी एज कम्पेयर टू इक्विटी शेयर। सिंपल सी बात है, डिप्रेशन टाइम में अगर कंपनी इक्विटी शेयर खरीदती है पैसा अरेंज करने के लिए, तो इन्वेस्टर्स वो शेयर खरीदेंगे ही नहीं, क्योंकि उस टाइम में पहले ही कंपनी का प्रॉफिट कम है, प्रॉफिट से ही तो डिविडेंड मिलता है सभी को, प्रॉफिट ही कम है तो डिविडेंड दे विल नॉट गेट। तो वाई दे विल इन्वेस्ट देयर मनी इनटू सच टाइप ऑफ कंपनी ड्यूरिंग डिप्रेशन पीरियड? एटलीस्ट डिप्रेशन पीरियड में तो वो पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो इन दैट टाइप ऑफ सिचुएशन और इन डिप्रेशन सिचुएशन कंपनी प्रोपोर्शन ऑफ बोरोड फंड शुड बी मोर, क्योंकि वहाँ पे आपको शेयर इशू करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि शेयर कोई खरीदेगा नहीं। इसलिए उस टाइम में अगर आपको पैसे की ज़रूरत है, कंपनी को पैसे की ज़रूरत है, तो कैपिटल स्ट्रक्चर जो है हमारा मिक्सचर ऑफ ऑनेस्ट फंड एंड बोरोड फंड, उसमें यू हैव टू रिलाई ऑन बोरोड फंड। आपको उधार के पैसे पर डिपेंड रहना पड़ेगा, मतलब डिवेंचर पे डिपेंड रहना पड़ेगा ड्यूरिंग डिप्रेशन पीरियड। नाउ इन सिंपल लैंग्वेज 2 or 3 lines, ड्यूरिंग प्रॉस्पेरिटी पीरियड कंपनी कैन रिटर्न or give fair return in the form of dividend on equity shares. Means during prosperity period investors are attracted to purchase more and more equity shares because profit is high. That's why during this type of period company should, means proportion of equity shares should be more in capital structure. During depression period, if company is issuing equity shares, investors are not preferred to purchase equity share. They will not prefer to purchase equity share. They are not preferred to invest on shares. Simple, on shares. So during depression period, the proportion of borrowed fund should be more in capital structure. Now second point, present rate of interest in capital market. Second point is present rate of interest in capital market. Now what is the meaning of this point? Once again, present rate of interest in capital market. तो आपको मालूम है कि इंटरेस्ट किस पे करते हैं हम? ऑलवेज ऑन बोरोड फंड। बोरोड फंड मतलब जहाँ से भी हमने उधार लिया है, बैंक से लिया हो उधार, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से उधार लिया हो, या डिवेंचर इश्यू किए हो, दैट इज़ ऑल्सो, या पब्लिक डिपॉजिट पे डिपेंड है, या बॉन्ड के थ्रू हमने पैसा लिए है। दीज आर ऑल टाइप्स ऑफ उधार, लोन। और सभी टाइप के लोन पर हमें क्या देना पड़ता है? ब्याज, इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट का क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या नेचर है? वेदर कंपनी एंजॉयज प्रॉफिट और इनकरिंग लॉसेस, दे हैव टू पे इंटरेस्ट एट एनी कॉस्ट। ब्याज तो देना पड़ेगा हर हाल में, भले कंपनी को बहुत फ़ायदा हो, कम फ़ायदा हो, नुकसान हो, दे नीड टू पे इंटरेस्ट एट एनी कॉस्ट। नाउ इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ हाई इन द कैपिटल मार्केट, मतलब अगर आप पैसा उधार पर लेते हैं उस पर ब्याज की जो दर है वो बहुत ज़्यादा हो, तो उस केस में अगर आप उधार लेंगे तो इट इज़ अ बिग रिस्क फॉर द कंपनी। क्योंकि अगर आप उधार पे पैसा लेते, आपको मालूम है कि ब्याज की दर ज़्यादा है, और अगले साल, और ये भी साथ में आपको ऐसा लगे कि आवक कम हो सकती है अगले साल, या बिजनेस में इनकम फ्लक्चुएट हो सकता है, कैश फ्लो इज़ नॉट रेगुलर, और आपने डिवेंचर इश्यू करके पैसे ले लिए, ब्याज की दर ज़्यादा है, तो इट इन दैट केस कंपनी कम्स इनटू ट्रबल। तो इफ़ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ हाई इन कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट का मतलब ये सारा मार्केट जहाँ से हम पैसा लेते हैं, नॉट मेहता मार्केट।
मेटा मार्केट को मार्केट नहीं बोल रहे हम, कैपिटल मार्केट का मतलब जहाँ से कैश का इनफ्लो आउटफ्लो होता है, पैसा लेना देना होता है, बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, इन्वेस्टर्स हैं, उनसे पैसा ले रहे हैं, उनको वापस कर रहे हैं। दिस ट्रांजेक्शंस आर कॉल्ड, कॉम्बिनेशन ऑफ दिस ट्रांजेक्शंस आर कॉल्ड कैपिटल मार्केट। सो अगर मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट इज हाई, अगर ब्याज की दर ज़्यादा है, इन दैट सिचुएशन प्रोपोर्शन ऑफ ऑनर्स फंड शुड बी मोर, मतलब हमें ज़्यादा से ज़्यादा इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर या रिटेन्ड प्रॉफिट यूज़ करना चाहिए। ऑन द अदर हैंड इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लो, अगर ब्याज की दर मार्केट में कम है, देन वी कैन रिलाई ऑन borrowed fund, or we can say that proportion of borrowed fund can be more in capital structure। अगर ब्याज की दर कम है उस केस में आप borrowed fund की तरफ जा सकते हैं, ज़्यादा भी ले सकते हैं पैसा, बिकॉज ब्याज की दर अभी कम है, बाद में हो सकती है बढ़ जाए। तो सिंपल एक्सप्लेनेशन इज, if the present rate of interest on capital is high in market, then proportion of equity share or owners fund should be more in capital structure. On the other hand, if the rate of interest is low in capital market, a rate of interest means interest on any type of loan. So if the rate of interest is low in capital market, then proportion of borrowed fund can be more in capital structure। उस केस में borrowed fund का जो परसेंटेज है टोटल हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर, वो ज़्यादा हो सकता है या रख सकते हैं हम, यानी हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा उधार से भी अरेंज कर सकते हैं क्योंकि ब्याज की दर कम है। मतलब हम इस पूरे टॉपिक में सिर्फ यही पढ़ रहे हैं कि किस कंडीशन में कौन कौन सी ऐसी सिचुएशन है जिसमें कंपनी जो कैपिटल स्ट्रक्चर है, वो तो हमें मालूम है कि पैसा जो अरेंज करते हैं वो दो तरीके हैं, ऑनर्स फंड और बोरोड फंड। बट कब हमें ऑनर्स फंड पे ज़्यादा डिपेंड करना चाहिए, किस सिचुएशन में हमें बोरोड फंड पर ज़्यादा डिपेंड करना चाहिए, वी आर स्टडिंग अबाउट ऑल दोज सिचुएशन। थर्ड वन इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल एक्सपेंसेस, सॉरी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंसेस for issuing securities, for issuing securities। when you are familiar with each and every words, जब आप सभी शब्दों के साथ, आपको सभी शब्दों की जानकारी होगी, then only you are able to earn easily, then you are able to explain all the answers in your own words in a very easy manner। तो इसमें सबसे पहले हम सभी पॉइंट्स को समझ लेते हैं। सिक्योरिटीज़ का मतलब क्या होता है, शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड, मतलब वो सारे रिसोर्सेज जिससे हम पैसा अरेंज करते हैं, दे आर कॉल्ड सिक्योरिटीज़। और जनरली जो मोस्टली हम जो ये वर्ड यूज़ करते हैं वो कोई स्कीम जैसे शेयर इश्यू करना, डिबेंचर इश्यू करना, बॉन्ड इश्यू करना, उसको सिक्योरिटीज़ बोलते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज़ कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंस। पहले कॉस्ट ऑफ कैपिटल अलग है और कैपिटल एक्सपेंस अलग है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंस, इसमें दो वर्ड्स हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड कैपिटल एक्सपेंस, टू डिफरेंट वर्ड्स आर देयर। हमने कंबाइंड लिखा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंस, बट एक है कॉस्ट ऑफ कैपिटल और दूसरा है कैपिटल एक्सपेंस। बोथ आर डिफरेंट टर्म्स। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड कैपिटल एक्सपेंस। व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंस? आपको ये तो जानकारी है कि जब भी शेयर इश्यू करते या डिबेंचर इश्यू करते या कोई अदर सिक्योरिटीज़ हम इशू करते तो शेयर या डिबेंचर कुछ भी इशू करने से पहले, कोई भी सिक्योरिटी इशू करने से पहले देयर आर सम फॉर्मेलिटीज़, कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती है जो फॉलो करनी होती है। फॉर एग्जांपल, इन केस ऑफ शेयर आपको प्रॉस्पेक्टस पब्लिश करने का है, उस प्रॉस्पेक्टस के लिए आपको कंपनी रजिस्ट्रार की परमिशन लेनी पड़ती है। अगर वो ओके करेंगे उसके बाद आप प्रॉस्पेक्टस मार्केट में इशू करते हैं, तो प्रॉस्पेक्टस जो छापने में जैसे डॉक्यूमेंट टाइप होती है उसको प्रिंट कराने में तो खर्चा आता है। इसी तरह से शेयर इशू करने से पहले आपको अंडर राइटर्स से कॉन्टैक्ट करना पड़ता है, उनके साथ अंडर राइटिंग कमीशन की, उनको जो कमीशन देना है दैट इज़ कॉल्ड अंडर राइटिंग कमीशन, उनसे अंडर राइटिंग कमीशन की बात करनी पड़ती है। अंडर राइटर कौन होते हैं, फिर से एक बार आपको बता देता हूँ, आपने पढ़ चुके हैं ये सब 11th-12th में। फिर भी अंडर राइटर्स वो होते हैं, वो कोई संस्था भी हो सकती है, कोई इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, जो आपके शेयर आपने इशू किए, अगर बाई चांस वो सेल नहीं होते हैं मार्केट में बाय द पब्लिक, इन दैट केस वो अनसोल्ड शेयर जो बिके नहीं है, पब्लिक ने जो खरीदे नहीं है, वो शेयर खरीदने की वो गारंटी आपको मतलब कंपनी को देते हैं। जो द शेयर्स विच रिमेन्स अनसोल्ड
they are giving guarantee to the company to purchase those unsold share. These are called underwriters. अब आप बोलेंगे वो क्यों खरीदेंगे, तो जब खरीदने के बाद वो आगे चलकर अलग अलग इन्वेस्टर्स को कन्विंस करते हैं कि ये आप शेयर खरीदो, ये कंपनी का है, इसमें फ़ायदा है, ऐसा फ़ायदा है, वैसा फ़ायदा है, कन्विंस करके दे आर सेलिंग दोज शेयर्स। क्योंकि हमें मालूम है कोई भी शेयर खरीदे इधर से उधर शेयर को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बेच सकते हैं, इसलिए अंडरराइटर्स जो है वो पहले उनको बता देते हैं कि हम आपके शेयर खरीद लेंगे, इसके लिए हम इतना कमीशन लेंगे। मीन्स अंडरराइटर आर टेकिंग कमीशन, अंडरराइटिंग कमीशन, दैट इज़ ऑल्सो एन एक्सपेंस। सेम इसी तरह से डिफरेंट मीडिएटर्स होते हैं, उनसे हमें कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है शेयर इशू करने से पहले। वो मीडिएटर से अपना सैलरी या कमीशन लेते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ब्रोकरेज, जो ब्रोकर्स होते हैं। तो शेयर इशू करने से पहले कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ती है और उस फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करने के लिए उनमें खर्चा करना पड़ता है, एक्सपेंस करना पड़ता है। जितना ज़्यादा हम एक्सपेंस करेंगे, जितना ज़्यादा, अब नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। पहले इसको समझो आप, व्हाट इज़ कैपिटल एक्सपेंस, व्हाट इज़ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, व्हाट इज़ सिक्योरिटीज़। सिक्योरिटी मतलब शेयर डिवेंचर, उसको इश्यू करने के लिए जो फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ती है, उन फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करने में कुछ एक्सपेंसेस आते हैं, उस एक्सपेंस को हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंस। कैपिटल एक्सपेंस इसलिए बोल रहे हैं कि हमें कैपिटल अरेंज करना है, और कैपिटल अरेंज करने के लिए वी आर फॉलोइंग सम फॉर्मेलिटीज़, एंड इन ऑर्डर टू फॉलो दोज, फुलफिल दोज फॉर्मेलिटीज़, वी हैव टू इनकर सम एक्सपेंस। हमें कुछ खर्चे करने हैं, तो खर्चा करेंगे तो कैपिटल एक्सपेंस कहलाएगा। लेकिन जितना ज़्यादा एक्सपेंस होगा उसकी वजह से जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो भी बढ़ जाएगा। इफ़ कैपिटल एक्सपेंस इज हाई, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज ऑल्सो हाई। अभी कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको समझ में नहीं आया, तो कैपिटल का मतलब है जो आप पैसा अरेंज कर रहे हैं वो आपको महंगा पड़ेगा। अभी कैपिटल में नहीं समझ में आया तो आप वस्तु पे लेते हैं, गुड्स पे आते हैं। चलो आपको एक गुड्स बना रहे हैं, उस गुड्स को बनाने में जितना ज़्यादा एक्सपेंस आएगा, मतलब रॉ मटेरियल जितना ज़्यादा महंगा होगा, लेबर चार्जेस जितना ज़्यादा लेंगे, आपका जो गुड्स का कॉस्ट है यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स वो भी ज़्यादा होगा। इफ़ एक्सपेंस आर हाई, कॉस्ट ऑफ गुड्स इज ऑल्सो हाई। इन द सेम वे इफ कैपिटल एक्सपेंस इज हाई, देन अरेंजमेंट ऑफ कैपिटल वो भी महंगा पड़ेगा आपको। इतना पैसा खर्च करके आपने इतना पैसा अरेंज किया है। दैट्स वाई बिफोर इशूइंग और बिफोर डिपेंडिंग ऑन ऑनर्स फंड और ऑन बोरोड फंड, हम मीन्स proportion of honors fund should be more और proportion of borrowed fund should be more। किसका proportion ज़्यादा होना चाहिए? Before deciding such thing, before deciding about such type of capital structure, we have to consider कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंस ऑल्सो। मतलब शेयर इशू करने में खर्चा कम है या डिवेंचर इशू करने में खर्चा कम है। जिसमें खर्चा कम हो हमें वही सोर्सेज जो है, वही सिक्योरिटी जो है ज़्यादा इशू करनी चाहिए। इन मोस्ट ऑफ द केसेस डिवेंचर इशू करने में खर्चे कम होते हैं, इसलिए कैपिटल स्ट्रक्चर के प्रोपोर्शन में आप डिवेंचर का जो प्रोपोर्शन है वो ज़्यादा रख सकते हैं। तो इसकी एक्सप्लेनेशन कैसे होगी इंग्लिश में? फर्स्ट ऑफ ऑल, cost of point is cost of capital expenses for issuing securities. Capital expense are those expense, explanation, capital expense are those expense which are incurred at the time of fulfilling formalities in order to issue certain security। कोई भी एक certain security आपको issue करनी है, you have to fulfill formalities, and for fulfilling formalities some expenses are incurred. Such expenses are called capital expense. Now second point, if capital expense is high, then it depends upon company whether to issue which security. If the security in which, in simple language, the security in which capital expense is high, such securities company should not issue or should not depend on such securities where capital expense is high। जिस सिक्योरिटी पे कैपिटल एक्सपेंस हाई होगी वो सिक्योरिटी कंपनी को इशू नहीं करनी चाहिए, या वो उस सिक्योरिटी पे कंपनी को डिपेंड नहीं रहना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर शेयर इशू करने में बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ है, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा है, तो कंपनी के लिए बेटर रहेगा कि वो अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में डिबेंचर यानी बोरोड फंड की प्रोपोर्शन ज़्यादा रखे। Now fourth one is legal restrictions। Legal restrictions। Now what is legal restriction? तो पहले हम ये
ऊपर के 3 पॉइंट एक बार देख लेते हैं। कंडीशन ऑफ बूम डिप्रेशन पीरियड इन कैपिटल मार्केट, प्रेजेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट इन कैपिटल मार्केट, थर्ड वन इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल expense for issuing securities. Now fourth one is legal restrictions. Now we all know, हमें मालूम है कि जब हम शेयर इश्यू करते हैं या डिबेंचर इश्यू करते हैं या कोई और सिक्योरिटी हम इश्यू करते हैं, मतलब कंपनी इश्यू करती है पैसा अरेंज करने के लिए, तो अगर शेयर इश्यू करना है तो देयर आर वेरियस फॉर्मेलिटीज़, बहुत सारे लीगल रेस्ट्रिक्शंस हैं। आपने एसपीसीसी में पढ़ा है, शेयर इशू करने के टाइम बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस डाले हुए कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से। जैसे फॉर एग्जांपल, कंपनी कैन नॉट इशू शेयर एट डिस्काउंट, 5% ऑफ कंपनी 5% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ शेयर मस्ट बी रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, इट इज़ कंपलसरी फॉर कंपनी टू ओपन एस्क्रो अकाउंट। ऐसी बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस है। ये तो 12-13 पॉइंट्स हमने टेक्स्ट बुक में पढ़े। इसके अलावा बहुत सारे सेक्शंस है, आर्टिकल्स है जो फॉलो करने होते हैं कंपनी को। तो लीगल और रेस्ट्रिक्शंस किसने डाले हुए? कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से। सम रेस्ट्रिक्शंस आर पुट बाय सेबी, सम रेस्ट्रिक्शंस आर पुट बाय आरबीआई, सम आर बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ऑल कंपनी, जो भी कंपनी है, जो भी सिक्योरिटी इशू कर रहे, वो शेयर हो या डिबेंचर हो, सभी के लिए अलग अलग रूल्स है, लॉज है, एक्ट है जो कंपनी को फॉलो करने पड़ते हैं। अब जब आप डिबेंचर इशू कर रहे हैं या शेयर इशू कर रहे हैं, और इन अदर वर्ड्स अगर आप ऑनर्स फंड पे डिपेंड होना चाहते हैं या बोरोड फंड पे डिपेंड होना चाहते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन लीगल रेस्ट्रिक्शंस। वो लीगल रेस्ट्रिक्शंस पर डिपेंड है कि लीगल रेस्ट्रिक्शंस किस में ज़्यादा है, किस में हमें ज़्यादा फॉलो करने पड़ेंगे लॉज या रूल्स। तो उसको भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। उसको ध्यान में, वो तो मार्केट के ऊपर डिपेंड है, सिचुएशन के ऊपर डिपेंड है, कब लीगल रेस्ट्रिक्शंस किस में ज़्यादा है, किस में ज़्यादा प्रोसेस है, किस में ज़्यादा डिफिकल्टीज है, कॉम्प्लिकेशंस है, उस पर हम डिपेंड कम रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी टाइम पीरियड ऐसा है कि अगर आप डिबेंचर इशू करते हैं या उधार लेते हैं तो कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा है, बहुत सारी लंबी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी है, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने हैं। मीन्स लीगल रेस्ट्रिक्शंस आर मोर इन केस ऑफ इशूइंग सिक्योरिटीज़ लाइक बोरोड फंड, लाइक डिबेंचर, बॉन्ड। तो उस पर डिपेंड रहना अभी फ़ायदेमंद नहीं है, उस पर कम डिपेंड रहे तो अच्छा रहेगा। पैसा अरेंजमेंट करने के लिए अच्छा बेटर ये रहेगा कि हम इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर ज़्यादा इशू करें। लेकिन अगर सिचुएशन ऐसी है कि लीगल रेस्ट्रिक्शंस शेयर में कम है, शेयर में ज़्यादा है और डिबेंचर में कम है, तो डिबेंचर इशू करो। मीन्स whether what should be the capital structure, what should be the proportion of owners fund and borrowed funds, it depends on legal restrictions also. After considering legal restrictions, company should make their ideal capital structure. And fifth one is taxation policy. Taxation policy. Now, taxation policy means tax. Government is taking tax on different types of incomes. गवर्नमेंट जो है किसी की भी कोई इनकम हो, चाहे कंपनी की इनकम हो रही हो या किसी और इन्वेस्टर्स की इनकम हो रही हो, उस पर टैक्स चार्ज करते हैं, बिकॉज दैट इज कॉल्ड इनकम टैक्स। अब जब डिबेंचर इशू करते हैं, सपोज अगर टैक्स रेट, इफ टैक्स रेट इज हाई, टैक्स का जो परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा है, इन दैट सिचुएशन इट इज़ प्रेफरेबल फॉर कंपनी टू डिपेंड ऑन बोरोड फंड, मीन्स डिबेंचर। उनको डिबेंचर पे ज़्यादा डिपेंड रहना चाहिए, मतलब डिबेंचर के थ्रू पैसा अरेंज करना चाहिए। रीज़न, डिबेंचर के ऊपर जो इंटरेस्ट पे करते हैं वो टैक्स फ्री होता है, मतलब उस पर टैक्स पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि हम कंपनी डिक्लेयर कर सकती है गवर्नमेंट को कि हम इतनी परसेंटेज इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, इसलिए उस पर उनको इंटरेस्ट देने की जरूरत, टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ती है। So if tax rate is high, then it is better for company to issue debenture, क्योंकि उस पर जो भी आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं दैट इज डिडक्टेबल, टैक्स डिडक्टेबल, उस पर टैक्स चार्ज नहीं होता है। और इफ़ द रेट ऑफ टैक्स इज लो, ले लिए, इफ द रेट ऑफ टैक्स इज लो
In that case, company or we can say in that case, proportion of owners fund should be more in capital structure. So if tax rate is high, then proportion of borrowed fund should be high. If tax rate is low, in that case, proportion of owners fund should be more. So these are the 5 points. These are 5 external factors: condition of boom, depression period in capital market, present rate of interest in capital market, cost of capital expense for issuing securities, legal restrictions, taxation policy. इन शॉर्ट जल्दी जल्दी बता देता हूँ आपको. अगर बूम पीरियड है, प्रॉस्पेरिटी पीरियड है, मतलब कंपनी की आवक ज़्यादा है, तो इन्वेस्टर्स जो है वो ज़्यादा परचेस करेंगे इक्विटी शेयर्स. तो उस टाइम में इक्विटी शेयर हम इश्यू कर सकते हैं, मतलब अपना कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर इक्विटी शेयर की प्रोपोर्शन ज़्यादा रख सकते हैं. लेकिन अगर डिप्रेशन पीरियड है, उस कंडीशन में कंपनी की इनकम, कंपनी की रेपुटेशन थोड़ी कम हो जाती है, तो उनको अगर वो इक्विटी शेयर इशू करेंगे तो इन्वेस्टर्स विल नॉट परचेज इक्विटी शेयर. इसलिए उस सिचुएशन में, डिप्रेशन की सिचुएशन में, कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर डिबेंचर की प्रोपोर्शन यानी बोरोड फंड की प्रोपोर्शन ज़्यादा रहनी चाहिए. प्रेजेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट सिंपल है, अगर ब्याज का दर मार्केट में ज़्यादा है तो शेयर यानी एक ऑनर्स फंड पे डिपेंड रहना चाहिए. अगर ब्याज की दर कम हो जाती है तो उस केस में डिबेंचर पे यानी बोरोड फंड पे डिपेंड रहना चाहिए. कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंसेस फॉर इशूइंग सिक्योरिटीज़, जो भी हम सिक्योरिटीज़ शेयर या डिबेंचर इशू कर रहे हैं उसको इशू करने में कितना एक्सपेंस आता है, कितना खर्चा आता है, कित फॉर्मेलिटीज़ के ऊपर, फॉर्मेलिटीज़ फुलफिल करने में हमें उस खर्चे को भी कंसिडर करना है फॉर एन आइडियल कैपिटल स्ट्रक्चर. अगर फॉर एग्जांपल शेयर इशू करने में यानी कि ऑनर्स फंड इशू करने में खर्चा ज़्यादा होता है तो कंपनी को डिबेंचर के ऊपर डिपेंड होना चाहिए, मतलब बोरोड फंड के ऊपर. इन द सेम वे इफ़ capital expense is more in case of borrowed fund, then they should rely on owners fund. Legal restrictions, we all know that for issuing securities company has to follow, or company is bound in the circle of various legal restrictions. They need to follow various rules and regulations. They need to follow various act introduced by the Companies Act 2013, or means Company Law Board, by SEBI, by RBI, by central government. So before making a capital structure they have to consider legal restrictions also. किसमें complications ज़्यादा है, शेयर इशू करने में या डिबेंचर इशू करने में, वो भी ध्यान में रखना पड़ता है. टैक्सेशन पॉलिसी, गवर्नमेंट की टैक्सेशन पॉलिसी कैसी है, वेदर दे आर चार्जिंग हाई टैक्स और लेस टैक्स. इफ़ रेट ऑफ टैक्स इज़ हाई, अगर टैक्स का जो दर है, परसेंटेज है, वो बहुत ज़्यादा है, उस केस में दे शुड इशू डिबेंचर. बिकॉज डिबेंचर जब इशू करते हैं तो उसमें हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है. जितना पेमेंट हम इंटरेस्ट में कर रहे हैं उसके ऊपर हमें कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है. बट अगर हम डिविडेंड पे करेंगे तो उसमें टैक्स देना पड़ेगा. सो इफ़ रेट ऑफ टैक्स इज़ हाई, in that case company should depend more on borrowed fund, and if tax rate is opposite of that, if tax rate is low, then they can depend on owners fund also. So these are the factors affecting capital structure: internal factor, external factor. Internal factor we have already done in previous lecture. Type of business, size of business, estimation of business income, then attitude of directors, then duration of capital requirement. These 5 points we have done. And here external factors, ये हमारे कंपनी के ऊपर डिपेंड नहीं है, ये सब बाहर की चीज़ें हैं. जैसे मार्केट में कैसा सिचुएशन चल रहा है डिमांड के हिसाब से हम बोल सकते हैं कि प्रॉस्पेरिटी पीरियड है या डिप्रेशन पीरियड है. मार्केट में RBI ने क्या डिसाइड किया इंटरेस्ट के बारे में, वो इंटरेस्ट भी डिपेंड करता है डिमांड और सप्लाई के ऊपर. तो इंटरेस्ट क्या है, कम है, ज़्यादा है, वो कंपनी डिसाइड नहीं कर रही है. कैपिटल एक्सपेंस गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया, फॉर्मेलिटीज़ के ऊपर खर्चा. लीगल रेस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट बनाती है, SEBI बनाते हैं, RBI बनाते हैं, मतलब कंपनी का इससे कोई लेना देना नहीं है. दीज आर कॉल्ड एक्सटर्नल फैक्टर्स. तो ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स कंपनी हैज़ टू डिसाइड अबाउट देयर कैपिटल स्ट्रक्चर. तो दिस इज द एंड ऑफ टॉपिक ऑफ दिस टॉपिक. कैपिटल स्ट्रक्चर इज कंप्लीटेड. ऑल क्वेश्चन बेस्ड ऑन कैपिटल स्ट्रक्चर इज कंप्लीटेड. 1 more 2 marks question is left, we will do at the end, but main topics are completed. Now only 3 questions are left. After that this chapter will be completed. Now any doubt you can ask.